उतारा रे। चलो ठीक है, तो आओ बच्चों, आज देखते हैं क्लास 10th का अध्याय 1 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमको वो चीज़ नहीं पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम बचा है और सीखने के लिए बहुत कम है। तो हमको वो सब क्वेश्चन को सीखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं तो जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो वही पढ़ेगा। तुम्हारा समय का क्या होगा, बचत होगा, और बचत होने के बाद तुम किसी और चैप्टर में उसमें समय तुम डाल सकते हो। तो हम सबसे पहले क्लास 10th का वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे, जिसमें से 5 टॉपिक ही तुमको पढ़ना है। बस 5 क्वेश्चन करना है, 10 नंबर तुम लेके चला जाएगा। तो जिसमें से देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। तुम सब बचपन से पढ़ता आया होगा कि लघुत्तम और महत्तम, पढ़ता है ना। बस वही 1-2 सवाल इसमें पूछ लेता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम और महत्तम निकालने के लिए। दूसरी बात क्या पढ़ना है हमको, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। आज तक हम महत्तम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ पे क्लास 10th में कैसे पढ़ना है कि बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम ये सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तीसरी बात क्या, शांत प्रसार आवृत्ति, यानी कभी कभी दे देगा ऑप्शन में, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन सा शांत है, निम्नलिखित में कौन सा अशांत है, या कभी दे देगा निम्नलिखित में कौन शांत आवृत्ति है या निम्नलिखित में कौन शांत प्रसार है। तो डरना नहीं, सिर्फ शांत और शांत याद रखना, बाकी बात कुछ भी रहे उससे डरना नहीं है। शांत और अशांत प्रसार ज्ञात करने के लिए चौथी बात क्या याद करना है, सिद्ध करें कि √2, √3 या √5, √7, √11 या कुछ भी दे अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना है। ये पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन इसको एक को याद रखना है कि पूछ सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध इसको कैसे करते हैं। पांचवी बात, परिमेय संख्या तथा और अपरिमेय संख्या की पहचान। तुम क्लास 9th में पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तुमको ऑब्जेक्टिव में बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, यानी तुमको उसको पहचानना है। तो पहचानना है, बाकी बात कुछ नहीं। यही 5 चीज तुम अगर पढ़ लेगा तो 10 नंबर यहाँ से आ जाएगा। तो हम एक एक करके टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आओ बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि किस तरह का पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन रहेगा यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। देखो एचसीएफ ज्ञात करना है, सबसे पहले तुमको महत्तम आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो तुमको जिस तरह महत्तम आता है तो उसको वैसे बनाओ। तो करना क्या, तुम याद रखना, अगर जिस तरह तुमको एग्जामिनर तुमको कॉपी देगा तो कॉपी के लास्ट पन्ने में क्या, कॉपी के लास्ट पन्ना में तुमको क्या करना है, महत्तम बनाना है। किसका, इसी सब का, जो भी रहेगा उसका लास्ट पन्ना में क्या बना लेगा, महत्तम। वहां पे नहीं बनाना है, वहां पे यूक्लिड विभाजन द्वारा विधि द्वारा लिख देना है। जैसे सबसे पहले इसका हम बनाते हैं 420 और 130 का। तो जैसे तुमको आता है भाग विधि द्वारा, तुम लोगों को आता होगा, तो भाग विधि द्वारा तुमको मैथ के लास्ट पेज में तुमको बनाना है, जिसको तुम रफ कॉपी एक पन्ना ले सकते हो, रफ में बनाना है। तो रफ में कैसे बनाएंगे, देखो तो पहले 420 को 130 में बन लिखते हैं, 420 और 130। क्वेश्चन नंबर 1 यही है। अब देखो इसमें कौन बड़ा है, 420 बड़ा है, तो 420 में भाग लगाना है किससे, तो 130 से। समझ में आया यहाँ। तो अच्छा बताओ क्या बार में खाएगा, 3 बार में, 13 तिया 39, 390। अब तुम घटा दो इसको, 0, 12 में 9 गया 3, उसके बाद ये 29, यानी मेरा शेष फल कितना बचा, 30 बचा। अब 30 से भाग देंगे किसमें, तो 130 में, यस या नो। अब 30 से इसमें भाग देंगे तो क्या बार में खाएगा, 4 बार में, 120। 120 जब घटाएंगे तो इतना कितने में आएगा, 10। और 10 से अब भाग किसमें देंगे, 30 में।
तो 30 में भाग दो, कितना आएगा 3 बार में 30, यानी नीचे में कितना बचा 0। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, भाग तब तक लगाते रहना है जब तक नीचे 0 नहीं आ जाए, जब तक नीचे 0 नहीं आ जाए। तो ये बात तुमको समझ में आ गया। अब इसी को हमको लिखना है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा लिख देना है। जैसे 420 और 130 का क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन आंसर 420 130 का यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 420 में भाग लगाएं, तो सबसे पहले यहाँ पे 420 लिख देंगे, लिख दिए 420 जो बड़ा था। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखो 420 था यहाँ पे, तो 420 यहाँ पे हम लिख दिए ना। अच्छा बताओ इसमें किससे भाग दिए थे, 130 से भाग दिए थे, तो लिखो 130 लिख दिए 130। अब बताओ 130 से भाग दिए तो कितना बार में खिलाए थे, 3 बार में, तो इसमें गुना कर देना है 3। ये बात समझ में आया, जिससे भाग दिए जे बार में खिलाए उससे कर दिए गुना। अच्छा बताओ नीचे में शेषफल बचा था कि नहीं बचा था, कितना बचा था 30, तो शेषफल को क्या करते हैं जोड़ते हैं, नहीं तो जोड़ देंगे क्या 30। यहाँ तक समझ में आया, कैसे लिखे फिर से देखो 420 है, तो 420 में किससे भाग दिए, तो 130 से, तो 130 से लिख दिए, कितना बार में भाग दिए थे, तो 3 बार में, तो 3 से कर दिए गुना, और नीचे में बचा शेषफल, जब नीचे में बचा शेषफल तो उसको कर देंगे जोड़ दिए, जोड़े कि नहीं जोड़े। अब आगे लिखना है, तो यहाँ तक लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 130 नहीं, तो हमको यहाँ से यहाँ लिखना है 130 दिए। देखो यहाँ पे तुम 130 में भाग दे रहे हो, किससे भाग दे रहे हो, शेषफल से, तो यहाँ कितना है, किससे भाग दे रहे हो 30 से, तो यहाँ लिखेंगे 30 गुना कितना से भाग, कितना बार में भाग लगा था 4 बार में, तो गुना कर देंगे 4 प्लस शेषफल भी बचा था क्या, तो शेषफल कितना बचा था 10 बचा था सर, तो यहाँ पे लिख दो 10, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 10, जब तक यहाँ 0 आएगा नहीं तब तक आगे लिखते रहना है। एक बार और भाग लगा है, तो यहाँ पे कितना है 30, तो इधर लिख देना है 30। अब देखो 30 लिखे, अब 30 से भी किसी में भाग दिए थे, किससे दिए थे 10 से दिए थे नहीं, तो 10 गुना क्या बार में खाया था 3 बार में, तो 3 जोड़ कितना बचा था शेषफल 0, बस हो गया मेरा ये यूक्लिड विभाजन। जब तक यहाँ शेषफल 0 नहीं हो जाएगा तब तक खिलाते रहना है। तो अतः बस हो गया। अब हमको लास्ट में कैसे लिखना है, अतः कितना था 420 130, यहाँ लिखेंगे 420 130 का HCF कितना है। अब देखो कितना है, यहाँ पे आया 0 आया शेषफल, तो भाग कितना दिए थे 10, यानी HCF मेरा क्या आ गया 10। आंसर HCF बराबर 10 हो गया। समझ में आया, जल्दी से इसको नोट करो, हम अगले सवाल पे आते हैं। एक और बताएंगे, दूसरा तुमको घर में खुद से प्रैक्टिस करना है। जैसे ही तुमको समझ में आ गया तो तीसरा नंबर तुम घर में बनाएगा, दूसरा हम अभी बताते हैं। चलो इसको नोट कर लो, बन लो। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। अब देखो आओ हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिर से बनाने की कोशिश करते हैं और फिर से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 135 और 235 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करें। तो चलो देखते हैं 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF निकालते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, रफ वाला पेज में अपने से भाग विधि द्वारा क्या कर लेना है, बना लेना है। तो चलो बनाते हैं रफ वाला में। तो कितना है 225 135, यानी इन दोनों में बताओ कौन सा बड़ा है 225, तो 225 में भाग किससे देंगे 135 से। ये बात समझ में आया।
अब देखो क्या बार में खिलाएंगे, यहाँ पे बताओ, एक बार में खिलाएंगे तो यहाँ एक लिखेंगे, 135 यहाँ लिख देंगे और घटा देंगे, तो 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, 90, 90 से फिर भाग देंगे 135 में, 90 में क्या बार में खाएगा, एक ही बार में खाएगा 90, तो कितना हो गया, 5 के 5, 13 में हो गया 4, 45, 90, 45 दूनी 90, नीचे में आ गया 0, अब भाग नहीं लगेगा। अब इसी को लिख देना है किसमें, यूक्लिड विभाजन द्वारा, यानी यूक्लिड साहब ने किस तरह इसको सजाया था, बस उसी तरह क्या करना है, इसको सजा देना है। तो अब सजाते हैं, तो सबसे पहले बड़ा की छोटा लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर किससे भाग लगाए थे, 135 से, कितना बार में खाया था, एक बार में खाया था, शेष फल भी बचा था, 90 बचा था सर, 90 लिखते हैं। ये बात समझ में आया। अब आगे आते हैं, यहाँ पे कितना है 135, यहाँ लिखेंगे 135, 135 में किससे भाग दिए थे, 90 से, तो 90 में क्या बार में खिलाए थे सर, एक बार में खिलाए थे, शेष फल भी बचा था, कितना बचा था, 45 बचा था। तो कितना बचा था, 45 बचा था। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ 90 को यहाँ पे लिखेंगे, 90 बराबर 90 में कितना से भाग दिया था, 45 से, तो 45 गुना क्या बार में खाया था, 2 बार में, शेष फल कितना बचा था, 0, अब तुम बन गया हीरो। तो अब देखो 90 यानी आ गया 0, यानी खेल खत्म। अब लास्ट में क्या लिख देना है, आता 200, 135 और 225, 135 और 225 का क्या लेना है, HCF। तो HCF कितना आया, देखो यहाँ पे कितना आया था लास्ट में, 45, यानी इसका HCF क्या होगा, 45 होगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, पूरा समझ में आया, समझा कि नहीं समझा। अगर तुमको समझ में आ गया तो तुम क्या करना, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो लास्ट में तुमको क्या करना है, 196 और 38,220 का तुम अपने से बनाना और देखना तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो तुमको आगे बढ़ना है, अगर नहीं बन रहा है तुमसे तो ठीक तुमको एक बार पीछे से फिर से वीडियो देख लो, फिर से समझ में आ जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गया तो इसको भी नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चल निकल। तो चलो आओ बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह करेगा, बोल रहा है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें, एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो बनाना है कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 26 और 91, इसको क्या करना है, फैक्टर में बदलना है। तो फैक्टर में कैसे बदलते हो, तो देखो पहला क्या है 26, 26 को कैसे लिख सकते हो, 13 दूनी 26, 13 को तोड़ सकते हो को नहीं, अगर 13 को नहीं तोड़ सकते हो तो 13 लिखो, 2 को भी नहीं तोड़ सकते 2। उसके बाद क्या है 91, 13 7 91, यानी 26 और 91 का हो गया फैक्टर। तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम नीचे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 26 और 91
का क्या निकालेंगे, HCF। तो 26 और 91 का HCF क्या होगा। अब देखो इन दोनों संख्याओं में कौन सा चीज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। इसमें भी 13, इसमें भी 13, दोनों में है 13, तो 13 ले लेना है। 2 इसमें है, नहीं है तो नहीं लेना है। 7 इसमें है, नहीं है, नहीं है तो नहीं लेना है। यानी मेरा आंसर क्या हो गया, 13। ये बात समझ में आया। तो चलो आओ फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 510 और 92 यही है। अच्छा एलसीएम भी ज्ञात करना है, तो देखो एचसीएफ निकाल ली, अब एलसीएम निकालना है। तो 26 और 91 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो अब देखो 26 और 91 का एलसीएम लेना है। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर, यानी 13 कितना है, दोनों में एक ही है, जो ज्यादा पावर है, जो ज्यादा संख्या है उसी को हम लेते हैं। तो यहाँ पे 13 है दोनों में, तो 13 गुना 2, इसमें भी 7, 2 7 नहीं है लेकिन 2 को भी लेना है, जो है सबको लेना है, 7 है तो 7। अब गुना कर दो, 13 दूनी 26, 26 गुना 7 करेंगे क्या होगा, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 4 18, यानी 182। यही हो गया मेरा आंसर। यानी 26 और 91 का एलसीएम 13, 26 और 91 का एलसीएम 13 गुना 2 गुना 7। तो देखो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो संख्या कम होता है, दोनों में मिलता है तो उसको लेना होता है। और एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर को लेना होता है। जैसे एक और क्वेश्चन मान लो यहाँ पे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना 6, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 गुना 3, 6 नहीं होगा 7, इधर ले लो 11। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ बताना, तो कैसे बनाओगे, तो देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में याद रखना मैक्सिमम पावर को लेते हैं। क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर। अब देखो यहाँ पे 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 2 है कि ना है, लेकिन सबसे अधिक पावर किसमें है, 2 पर पावर 3 में, तो इसलिए हम इसको लेंगे, तो 2 पर पावर 3 गुना। अब 5 देखो दोनों में, लेकिन इसमें एक के गो है, इसमें 2 गो है, यानी बड़ा वाला है, 5 पर पावर 2 गुना। अब देखो यहाँ पे 11 है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी लेना है। उसके बाद 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो फिर भी लेना है। यही मेरा हो गया आंसर एलसीएम। अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कम पावर, जो दोनों में मिलता है और कम पावर का हो। जैसे देखो यहाँ पे 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 2, तो किसको लेना है, कम वाला को लेना है, यानी 2 पर पावर 2। उसके बाद इसमें 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, तो किसको लेना है, कम वाला को लेना है, तो 5 पर पावर 1। लेकिन 11 दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। 7 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। कहाँ पे, तो एचसीएफ में। ये मेरा एचसीएफ हो गया, ये मेरा एलसीएम हो गया। यही हो गया आंसर। अब आगे आओ क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 510 और 92 का क्या करने के लिए बोल रहा है, एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने के लिए। तो पहले 510 का क्या करना है, फैक्टर करना है। तो अब देखो यहाँ पे 1 0, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 0 है तो इसका मतलब होता है एगो 2 एगो 5। जैसे मान लो 10 पर क्या को सुनना है, 1 सुनना है, तो 1 2 1 5। अगर 2 सुनना रहेगा तो इसका मतलब 2 गो 2 5 गो 5 भी 2। अगर 3 सुनना है तो इसका मतलब 2 गो 3 और 5 भी 3। इसी तरह आगे बढ़ते रहना है। अब देखो यहाँ पे 5 पर पावर 10, यानी इस 0 को भूल जाओ, इसका मतलब क्या होता है 1 2 1 5। यहाँ पे देखो 77 51, तो यानी 3 गुना 17 गुना 2 गुना 5 लिख दिए। अब आगे देखो 92 है, तो 92 को तुम कैसे लिख सकते हो, 92 का आधा कितना होता है, 92 का आधा करो तो कितना होगा, तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12 46, 46 को कैसे 23 दूनी 46, यानी 2 गुना 23, यानी 2 गुना 2 गुना 23। नहीं तो अगर हम इसको लिखेंगे तो समेट के तुम ऐसे भी लिख सकता है
2 पर पावर 2 गुना 23, या ऐसे ही रहने दो। अब हमको पहले क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखेंगे 510 92 का एचसीएफ, तो कितना होगा। तो एचसीएफ में तुमको क्या याद रखना है, तो एचसीएफ में क्या याद रखेंगे, जो सबसे छोटा उसी को लेना है, लेकिन दोनों में मिलना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, तो कौन वाला लेगा, एगो वाला लेगा कि 2 गो वाला। तो एक वाला लेंगे तो दोनों में मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 गो है, यहाँ पे 2 गो है, लेकिन हमको लेना है एक ही। क्यों, क्योंकि 1 गो दोनों में मिल रहा है। उसके बाद और कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमको एलसीएम निकालना है, 510 कॉमा 92 का क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखो इसमें जो सबसे ज्यादा रहता है उसी को लेना है। इसमें 2 गो 2, इसमें एगो 2 है, तो किसका लेंगे, इधर देखो न रे, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे एगो है, तो किसको लेंगे, ज्यादा वाला लेंगे, यानी 2 गो 2 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 23 है, तो 23 भी लेना है। क्यों, इसमें नहीं मिला फिर भी लेना है। इधर 3 है तो इधर भी 3, 5 इधर नहीं है तो फिर भी इधर 5 लेना है। सबको गुना करो, जितना आएगा वो मेरा आंसर। कैसे गुना करेंगे, देखो 5 दूनी 10, 0 को भूल जाओ, 3 दूनी 6, 6 से 23 गुना करो, 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, 1380 आंसर। समझ में आया, अगर ये समझ में आया तो जल्दी उतारो, हम अगला नंबर बताते हैं। कर दो, स्कूल जाऊंगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें बोल रहा है 12 15 21, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 तिया 12, 4 यानी 2 का पावर 2 गुना 3। 15 को कैसे लिख सकते हैं, या तो तुम ऐसे लिखो 2 गुना 2 गुना 3, 15 को 3 गुना 5, 21 का 7 तिया 21, 3 गुना 7। अब हमको निकालना है क्या, 12 15 21 का क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ में हमको क्या लेना, जो तीनों में मिले उसी को लेना है। तीनों में देखो 2 मिल रहा है क्या, 2 2 2 नहीं मिल रहा है तो 2 नहीं लेना है। 3 देखो तीनों में मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ लिखो 3। 5 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। 7 मिल रहा है, तीनों में नहीं मिल रहा तो नहीं, तो यही मेरा आंसर हो गया एचसीएफ में। अब देखो हमको एलसीएम निकालना है, 12 15 21, इसका लेना है एलसीएम। अब देखो एलसीएम निकालना है, यानी जो मिल रहा है उसको भी लेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे। तो चुपचाप इधर देखो 2 नहीं मिल रहा तो 2 गुना 2, 3 तीनों मिला तो 3 ले लिए, 5 इधर 7 इधर, 2 दूनी 4 पंचा 20, 7 21 दूनी 42, 420, ये मेरा आंसर। समझ में आया। अगर यही सवाल क्वेश्चन नंबर 2 यही पूछता है, जल्दी नोट करो और आगे बढ़ो। गणित देना थोड़ा सा।
ना अरे चलिए। उतारा। तो चलो आओ देखो, एक चीज और याद रखना यहाँ पे। देखो एक सूत्र याद रखना यहाँ पे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो। इस वाले सूत्र पे सवाल आता है कभी कभी, तो इसको ध्यान में रखना। इस सूत्र को क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो। पहली संख्या बराबर गुना दूसरी संख्या लॉसो गुना मोसो। इसका मतलब क्या होता है कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है, अगर तुम उसका लघुत्तम और महत्तम दोनों को गुना करेगा तो दोनों बराबर होगा। कैसे, चलो देखते हैं। पहली संख्या, मान लो कि पहली संख्या मेरा 5 है और दूसरी संख्या मेरा कितना है 10, मान लो 5 और 10 है। बोल रहे हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अगर तुम इसको गुना करोगे तो 5 10 50 होगा। अब बोल रहा है इसका लॉस, इन दोनों का लॉस कितना होगा, 5 और 10 का लघुत्तम कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा। और इसका मौसम 5 और 10 का महत्तम कितना होगा 5, 10 पचे 50, यानी 50 बराबर 50 हो गया सिद्ध। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लॉसो गुना मोसो। अब देखो इस तरह सवाल में देखो क्वेश्चन किस तरह का आएगा, बोलेगा 12 और 15 का लॉसो 60 है तो मोसो ज्ञात करें। अब कैसे बनाएगा, क्या बोल रहा है 12 और 15 का लॉस कितना है 60 है, और बोल रहा है क्या निकालने मोसो ज्ञात कर रहे हैं के लिए। दूसरा क्वेश्चन यही, अगर दो संख्या का दो संख्याओं का लॉसो 4 और मोसो 2 है तो तथा पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में वही है, पूछ रहा है दो संख्याओं का लॉस इतना है। देखो दो संख्या है कि नहीं 12 और 15, यानी 12 और 15 का लॉस 60 तो मोसो, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का लॉस 60 तो मोसो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ऐसे में देखो दो संख्याओं का लॉस 4 है और मोसो 2 है, और पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखो कहीं ना कहीं इसी सूत्र पे आधारित है कि नहीं है। तो जैसे ही इस समझ में आ गया कि ये सूत्र यही लगेगा तो चुपचाप लिखो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो। अब क्या है वैल्यू पुट है, तो वैल्यू पुट कर दो। पहली संख्या 12 दूसरी संख्या 15 बराबर लॉसो कितना है 60 है, मोसो निकालने बोल रहा है। 12 15 की क्या होता है 15 30 15 3 18 180 बराबर 60 गुना मोसो। अब देखो इधर गुना में तो इधर भाग में तो 180 बटा 60 बराबर मोसो, कटा दो छोटिया 18, यानी मेरा मोसो कितना निकला 3। यही आंसर है, समझ में आया। उसी तरह इसको बैठाना है, दो संख्या का लॉस ऑफ मोसो, यानी इधर लॉस ऑफ मोसो दे दो, पहली संख्या किधर इधर दूसरी संख्या निकाल लो, इन दोनों गुणा करके इससे भाग दे दो, हो गया। समझ में आया। तो आओ बच्चे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा शांत है कौन सा अशांत है बिना भाग किए हुए।
तो अगर इसको बताना, जैसे ये संख्या दिया हुआ है और ये कुछ संख्या लिए हैं उदाहरण के तौर पे, इसमें बताना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है बिना भाग दिए। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो देखो हम क्या तरीका अपनाते हैं, करते क्या है, जब भी देखो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं और नीचे वाले को, ऊपर वाले को अगर हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर, क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो देखो करते क्या है, नीचे वाले को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ऊपर को कुछ नहीं करना है, जैसे है उसको वैसे ही रखना है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले को अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n सिर्फ और सिर्फ ये आ जाए तो वो क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है, यानी वो पूरा का पूरा कट जाएगा कहीं ना कहीं। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वो किस प्रकृति का होता है, अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। चलो यहाँ तो तुमको समझ में नहीं आया, चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। देखो क्या करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 3/8। तो सबसे पहले क्या कहें, ऊपर वाला जो है जैसा है वैसे ही छोड़ देना है, छोड़ नीचे वाले को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड, अब देखो यहाँ पे 3 गुना 2 का 8 का कितना अभाज्य गुणनखंड होता है, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 पर पावर 3। यहाँ पे 2 पर 3 आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पे है कि नहीं 2 पर पावर 3 है कि नहीं है। अगर ये मिल गया तो ये किस तरह का है, शांत है। क्या है, शांत। यहाँ लिखेंगे अतः 3/8 क्या है, शांत है। समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 के आगे बढ़ते हैं। देखो 2 में क्या बोल रहा है, 12/125। तो 12/125 है कि नहीं है। तो 12/25 को क्या करेंगे, देखो तो 12 को ऊपर जैसे है उसको वैसे ही छोड़ देना है, नीचे में कैसे 125। तो 125 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो करो 12 अब देखो 125 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 5 5 25 5 दूनी 10 5 25 फिर 5 25 यानी कर लिए। अब इसको लिख देना है कितना, 1 2 3 यानी 5 पर पावर 3। अब देखो यहाँ 5 पर पावर 3 क्या इसमें है, क्या यहाँ पे है। अगर आ गया तो ये किस प्रकार का है, शांत है। क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या है, शांत। क्या है, शांत है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको देखो 7/80 क्या है, 7/80 यानी पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, नीचे को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले इसको हल करेंगे। तो देखो ऊपर को क्या करना है, जैसे है उसको वैसे ही लिख देना, 7 लिख दिए बटा 80 है, 80 है कि नहीं है। अब 80 को तुम बगल में से करो, 40 दूनी 80 20 दूनी 40 10 दूनी 20 2 पंचे 10। अब देखो 2 किए बार आया, 1 2 3 4 बार, तो यानी 2 के ऊपर पावर 4। 5 क्या बार आया, 1 बार आया, आया कि नहीं आया, 2 पर पावर 4 गुना 5। देखो यहाँ पे ये दोनों आया कि नहीं आया, इसके अलावा कुछ आया है, नहीं आया है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको बनाते हैं। कितना है, 14,588 जैसे है उसको वैसे लिख देना है। नीचे में क्या है, 625। 625 को क्या करना है, 5 से करो, कितना होगा 125, 5 से करेंगे फिर हो गया 25, फिर 5 से 25 25 यानी 5 पे पावर कितना आया, 4। क्या ये शांत है, हाँ है। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 आया। अगर दोनों भी आएगा तो भी शांत, अकेले आएगा तो भी शांत, और ये भी अकेले आएगा तो भी शांत। अगर इसके अलावा और कोई आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत। तो ये भी क्या है, शांत है। चलो एक अशांत बनाते हैं। मान लो कि ये मेरा है 3/2 162 क्या है, 3/162 या 13 ले लो, 13/162। अब इसको बताना है कि इससे भाग अगर इसमें देंगे तो पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो चलो चेक करते हैं। क्या करेंगे, पहले 13 जैसे ऊपर जैसे वैसे ही लिख देना है, उसके बाद 162। अब 162 को क्या करेंगे,
और भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे तो क्या होगा इसका 81, फिर कितना होगा 9 तिया 27 तिया 81, फिर 3 तिया 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9 होगा ना। अब देखो यहाँ पे 2 के बार आया 2 पर पावर 1, 3 के बार 1 2 3 4, 3 पर पावर 4। अब देखो यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 आया कि नहीं आया, लेकिन देखो यहाँ पे 5 3 है क्या इसमें, नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये शांत होगा, क्या होगा अशांत होगा। अतः 13/162 क्या होगा अशांत। क्यों होगा अशांत, क्योंकि यहाँ 2 और 5 के अलावा क्या है 3 पर 3 आया है, यहाँ पे लिख देंगे, बोलेगा क्यों, यहाँ लिखना क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा क्या है 3 है, इसलिए क्या है ये अशांत है। क्या ये बात समझ में आया। अगर ये बात समझ में आएगा तो नोट कर लो, एक बार फिर से समझो। अगर हर ऊपर को क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो क्या करना ऊपर में जो लिखा है उसको वैसे ही छोड़ दो, नीचे वाले संख्या यानी हर को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले हल करो। अगर उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए तो समझो वो क्या है अशांत है। अगर 2 और 5 सिर्फ और सिर्फ आए या 2 और 5 दोनों आए तो समझो क्या है शांत है। शांत और अशांत का मतलब क्या होता है, शांत मतलब हो गया कि वो पूरा भाग लग जाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं एक और आओ, जैसे मान लो 1/2 और 1/3, 2 उदाहरण लेते हैं शांत अशांत। अब तुमको ये बताना है कि ये शांत है कि अशांत है, तो इसे तो पता चल रहा है 2 आया है सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब ये क्या है शांत है। इसका मतलब क्या होगा वो 2 से पूरा कट जाएगा। चलो एक भाग दे के देखते हैं, 1/2 जीरो वाले में खाएगा, दशमलव आएगा, यहाँ पे 2 2 पंचे 10 कट गया, इसका मतलब ये क्या है शांत है। अब इसको भाग दे के टेपते हैं, 1/3 जीरो से खिलाएं, जीरो आएगा 1 दशमलव आएगा 10 3 तिया 9, फिर आएगा 1 फिर 0 फिर 3 तिया 9, फिर आएगा 1 फिर 3 तिया 9, यानी इसका मतलब ये क्या होगा 3 3 3 3, जब तुम मरी हो जाएगा तब ये तब तक आते ही रहेगा, नहीं तुम्हारा नाना भी आएगा तो फिर भी 3 3 आते 1 1 आते रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी कटने वाला संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है और शांत है। जैसे भूख कर को कुछ देते रहो खाते रहेगा फिर भी बोलेगा पेट मेरा नहीं भरा है। तो शांत और अशांत समझ में आ गया, तो एक बार नोट कर लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, परिमेय और अपरिमेय। देखो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, उसमें पूछेगा निम्नलिखित में कौन परिमेय है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। तो पहले इसको नोट करो, तब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो आओ बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखो परिमेय और अपरिमेय, नहीं अब सीखना है हमको परिमेय और अपरिमेय किसको बोलते हैं। देखो परिमेय और अपरिमेय किसको बोलते हैं, P/Q के रूप में, यानी P/Q क्या बोले सर समझ में नहीं आया, तो सुनो जो भी बटा के रूप में होगा सब परिमेय है। क्या है, जो भी बटा के रूप में सब परिमेय है। जैसे मान लो 1/2 ये क्या है परिमेय है, 1/3 क्या है परिमेय है, 1/4 क्या है परिमेय, सब और सब क्या है परिमेय, यानी बटा के रूप में, यानी बटा के रूप में जो भी संख्या होगा सब क्या है परिमेय है, सब क्या है परिमेय है। ठीक है, अब देखो इसके विपरीत आ जा अपरिमेय, जिसका बटा के रूप में, जैसे मान लो 0.333333 और इसको देखो 0.3, इसको देखो 6। अब तीनों संख्या में से बताओ ये अपरिमेय है कि परिमेय है कि परिमेय, बताना है तुम लोगों को। क्या 0.3 परिमेय है कि अपरिमेय है, बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय है। देखो हम इसको दशमलव उड़ा के बटा 10 लिख सकते हैं, यस या नो लिख सकते हैं, यानी 3/10 परिमेय हुआ कि अपरिमेय, परिमेय हुआ। अब देखो यहाँ पे 6 नहीं इतना कुछ तो बटा 1 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं
बटा 1 यानी 6/1। ये भी क्या है, परिमेय है। अब इस संख्या को जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, 0.3333 डैश डैश डैश। इसका मतलब ये 3 आते रहेगा नहीं, जब तुम क्लास 12वीं में भी चले जाओगे तो ये 3 आते रहेगा। तो 0.333, इसका मतलब ये संख्या आ ही रहा। अगर हम इसको 10 बटा तो 1 लिख सकते हैं क्या, नहीं। अगर हम दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 और 000 कब तक आएगा, ये भी आते रहेगा। इसका कोई संख्या निश्चित नहीं है। कहाँ तक जा रहा है, तो जब 8 को मारेगा चमेटा तो सूत जाएगा इसे, तो हो जाएगा इन्फिनाइट, यानी ये इन्फिनाइट तक क्या होगा, आते रहेगा। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय। अब दूसरी बात याद रखना, एक पहला तो समझ में आ गया कि जब भी बटा के रूप में रहेगा तो परिमेय, जो बटा के रूप में संख्या हमेशा रिपीट होते रहा है तो वो क्या है, अपरिमेय। देखो अब इसको समेट के हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर डैश लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 3 का मतलब क्या होगा, ये 3 आते रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो पहली बात समझ में आएगा, बटा के रूप में रहेगा तो परिमेय संख्या, और बटा के रूप में नहीं रहेगा तो क्या होगा, अपरिमेय। कब, जब ये रेखनी बोला रहती है तो बटा के रूप में नहीं था, फिर भी ये क्या है, परिमेय। जब पूर्ण संख्या है तो क्या है, परिमेय है। अब दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरी बात क्या याद रखना, देखो जब भी किसी संख्या का वर्गमूल, क्या बोल रहे हैं, जब भी किसी संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा आ जाए तो समझना वो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरी बात क्या, जिसका वर्गमूल नहीं आए, किसी संख्या का वर्गमूल नहीं आए तो वो क्या है, अपरिमेय। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझाइए ना सर, हमको समझना है। जैसे 16, 13, 25, 26, एक और लेते हैं 100 और एक यहाँ पाए। अब तुमको ये 6 संख्या है और बताना है कि कौन परिमेय है, क्या कौन सा अपरिमेय है। एक और लेते हैं 2 + √3, 5 - √3, 2, ये 8 संख्या। अब इसको ध्यान से देखो और समझना है कि कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय। देखो यहाँ पे अंदर में क्या है, 16 है ना, 16 का वर्गमूल होता है 4 होता है, सर बाहर निकल गया, इसका मतलब ये परिमेय है। 13 का वर्गमूल पूरा पूरी होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय। अब 25 को बताना है, 25 क्या वर्गमूल होता है, हाँ होता है, तो क्या हो गया ये, परिमेय संख्या। √26 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। अच्छा, √100 का वर्गमूल होता है, कितना होता है, 10 होता है। जब 10 होता है तो ये भी परिमेय। पाई का मान कितना होता है, 3.14, यानी वो भी क्या है, अपरिमेय। तो इसको याद रखना, एकदम VVI है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 2 + √3, लेकिन 2 तो परिमेय है कि ना है बाहर में, लेकिन √3 है नहीं है, तो ये भी हो गया अपरिमेय। 5 तो परिमेय है -√2, लेकिन ये भी क्या है, अपरिमेय, इसलिए ये भी हो गया अपरिमेय। ये बात समझ में आया, कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय। बस यही तुम लोगों को पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में कौन परिमेय कौन सा अपरिमेय। तो अगर तुमको समझ में आ गया तो हम तुमको 5 सवाल देंगे, तुम बना के दिखाओ तुमको परिमेय और अपरिमेय समझ में आया कि नहीं। चलो पहला सवाल है, बताना है √3 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। 5/7 परिमेय है कि अपरिमेय है। तीसरा 18/2 परिमेय है कि अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 4 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है। 5 पाई परिमेय है कि अपरिमेय है। छठा 3.3333 डैश 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 परिमेय है कि अपरिमेय है। ये 6 सवाल तुमको बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। क्या बता सकते हो क्या? चलो पहला हम बनाते हैं। √3 परिमेय है कि अपरिमेय है? ये तो अपरिमेय है, यस या नो? अपरिमेय है। 5/7 PYQ के रूप में लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? परिमेय। 18/2 देख के तो लगता है अपरिमेय है कि ना है, लेकिन रुको यहाँ पे देखो, यहाँ पे
18/2 रूट के अंदर है कि ना है। तो सबसे पहले बट्टा से भाग काटा दो, कितना हो गया 9, यानी √9 है। तो √9 का परिमेय क्यों परिमेय है, परिमेय है। तो इसको ध्यान में रखना, अगर कट रहा है रूट के अंदर तो पहले कटा दो, उसके बाद चेक करना है परिमेय है कि अपरिमेय है। इसलिए हम ये सवाल लिए थे, इसको ध्यान में रखो। 22/7 ये तो पाई का मान होता है ना, होता है। यहाँ पे p/q के रूप में 22/7 है कि ना है। तो इसका मतलब ये क्या है, क्या है, परिमेय है। लेकिन जब दशमलव में हम लिखते हैं, 7वां में आ जाओ, 3.14 यही लेते हैं, लेकिन 3.14 क्या है, अपरिमेय है। तो बोलेगा कैसे, ये तो 2 अंक लेते हो ना, 22/7 को तुम भाग दे के देखो कितना आता है। चलो देख के देखते हैं, 22/7 को भाग दो, 7×21 आया 1.0, एक बार में खाएगा 7, फिर आएगा 3, फिर आएगा कितना 30×7=28, फिर आएगा 2, फिर खिलाओ 7×2=14, यानी ये खाते रहेगा, कभी कटने वाला नहीं है। तो याद रखना ये 3.14 क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब 3.3 ये क्या है, जब भी इस तरह करे चुपचाप, ये क्या है, अपरिमेय। पाई क्या है, अपरिमेय। ये बात समझ में आया। अगर ये सभी बात समझ में आ गया तो तुमको यही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, निम्नलिखित में कौन परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कौन सा परिमेय, कौन सा अपरिमेय। बस ये 6-7 पॉइंट याद रखना, बाकी बात ये तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। तो याद रखना p/q के रूप में जो भी लिखा जाता है वो क्या है, परिमेय है। दूसरी बात कि अगर जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया वो परिमेय है, जिसका वर्गमूल नहीं निकला तो वो क्या है, अपरिमेय है। यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको नोट करो। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अब, √2, √3, √5 परिमेय सिद्ध करें। अपरिमेय संख्या है कि परिमेय। तो वही क्वेश्चन आता है, दो नंबर में पूछेगा, 2 से 3 नंबर में। तो उसको अब सीखना है। उसके बाद इस चैप्टर में तुम्हारा 10 नंबर क्या हो गया, पक्का हो गया। अब इससे 10 नंबर, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलो नोट कर लो। तो आओ बच्चे, अब हम देखेंगे इस चैप्टर का आखिरी सवाल। देखो आखिरी सवाल में ये 2 नंबर में पूछेगा, कितना नंबर में, 2 नंबर में। तुम लोगों को क्या करेगा, वो बोलेगा सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या तो सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे कोई भी संख्या पूछे, अगर कहेगा अपरिमेय संख्या है तो बस एक तरह से ही बनाना है। अगर 3 वाला आया तो 3 जैसे लिख बताएंगे, उसी तरह सिर्फ उसके जगह 3 लिखेगा। अगर 5 वाला आया तो 3 की जगह सिर्फ 5 लिखना, बाकी सेम टू सेम वही लिखना जो अभी लिखाएंगे। तो क्या करना, मेरे साथ ही साथ लिखते चलना है, ठीक है। तो ताकि तुमको याद रहे, नहीं तो भूल जाएगा। बना तो देंगे फिर तुम भूल जाएगा। हम 2-2 स्टेप लिखेंगे, तुम 2-2 स्टेप लिखते जाना है साथ में। पहले समझना है, उसके बाद लिखना है, ठीक है। अब चलो आओ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, 1 का आंसर। अब देखो बोल रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय। अरे तो रे कि कहाँ ध्यान से तोरा यहाँ देख। तो सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो क्या करना है, तो अपरिमेय बोल रहा है तो तुमको क्या करना है, ठीक इसके उल्टा मान लेना है। क्या करेंगे, ठीक इसका उल्टा मान लेंगे। तो उल्टा क्या होता है, अपरिमेय का परिमेय। तो हम मान लेते हैं, देखो मानना गलत बात नहीं है, लेकिन साबित कर देगा तब ना सही। तो हम मान लिए कि सूर्य ठंडा है। तो मान लिए तो इसका मतलब क्या हो गया, सिद्ध करके दिखाइए तब ना पता चलेगा। तो इसलिए पहले क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। जब भी अपरिमेय पूछे तो उसका पहले क्या कर लेंगे, उल्टा लिख लेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे, तो सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखेंगे आंसर में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय
संख्या है। चलो ये बात समझ में आ गया, लिख लेंगे। समझ में आया कि सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको क्या करना है, उल्टा मान लेंगे। क्या मानेंगे, बोलेंगे क्या, माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिए, समझ में आया। √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो, अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये इसको तो बटा के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, √3 बराबर a/b, और a/b के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, जहां लिखेंगे इसके बगल में, जहां a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। समझ में आया। और ये दोनों a और b क्या है, अभाज्य संख्या, पूर्णांक अभाज्य संख्या। इसे लिखो, पूर्णांक अभाज्य संख्या है। यस या नो। तो √3 एक क्या है, पूर्णांक अभाज्य संख्या है। यहां तक समझ में आया। क्या किए, पहले मान लिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तुम ही बताओ। तो इसलिए √3 को a/b, तो b की जगह पे क्या, एक जगह पे 3 आ गया, तो b की जगह पे 1 नहीं। तो अब जहां a और b क्या है, पूर्णांक अभाज्य संख्या है। अब क्या करना है, यहां तक समझ में आया। क्या करना, सुनो, जब इस यहां तक लिख लोगे तो क्या करना, तुम दोनों तरफ वर्ग कर देना। क्या कर देना, वर्ग कर देना। वर्ग तो करने आता है ना, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेगा तो इसका मतलब √3 का स्क्वायर प्लस a का